मैंने यूपीएससी के लिए प्रिपेयर नहीं किया। जो मेन फोकस था स्टार्टिंग से वो उत्तराखंड पीसीएससी था। फिर फॉरेस्ट फायर की इन कॉजेज क्या हो गए, तो मैंने कॉजेज के यहाँ पे पॉइंट बना रखे हैं। फिर उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या रह सकते हैं, फिर उसके मिटिगेशन की स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती हैं। तो ऐसे ही मैंने हर डिजास्टर को कवर कर रखा है कि लैंडस्लाइड है, लैंडस्लाइड के बाद फिर क्लाउड बर्स्ट है, अर्थक्वेक। मेरा एक एग्जाम का मेंस अगर मैं आउट होती थी तो तब तक अगले का प्री निकल जाता था। तो जैसे मैं पीसीएस 2021 मेंस आउट हुई, मेरा आरओ निकल गया। मुझे लगता है अगर आप इन दोनों में बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, क्योंकि बहुत सारी बुक्स खोल लेने की जरूरत नहीं है, इन्हीं का आप मल्टीपल रिवीजन करें। 4 बुक पढ़ने की जगह अगर आप ये कोई 20 बार पढ़ ले। पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में आप डीपली बुक लिस्ट के साथ शुरू कीजिएगा और आपने कैसे उनकी प्रिपरेशन की, तो हिंदी को आपने कैसे कवर किया और बीइंग इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट कितना डिफिकल्ट था आपके लिए प्रिपेयर करना। पेपर प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इस चीज पे मेंशन करना चाहूंगी, क्योंकि मेरा जो पिछला पीसीएस था 2021 वो इसीलिए ही नहीं निकला या क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि मेरे उसमें पेपर प्रैक्टिस सिलेबस पूरा पड़ा हुआ था, पढ़ा बहुत अच्छे से था, लेकिन पेपर प्रैक्टिस उतनी नहीं थी जितनी डिमांडिंग होता है। हर कोई डिस्ट्रैक्टेड है। आप हर दूसरे बंदे को देखो, अपना काम छोड़ के किसी ना किसी एक्स्ट्रा चीज में इन्वॉल्व है, मैं भी रील स्क्रॉल करना। तो इन लोगों के बीच में से अगर कोई थोड़ा भी अपने माइंड को कंट्रोल करना जानता है, अगर वो अपने माइंड को रखना जानता है, तो कंपटीशन कट थ्रोट है, एग्जाम अनप्रिडिक्टेबल है, फिर भी इतने डिस्ट्रैक्टेड लोगों के बीच में से पेपर निकालना बहुत है। दोस्तों, अगर आप भी उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं कि कैसे नोट्स बनाना है, कैसे आंसर राइटिंग करनी है, तो आज का ये इंटरव्यू आपके लिए बेहद खास होने वाला है। स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्हें नोट्स बनाने में दिक्कत होती है, जिन्हें आंसर राइटिंग में दिक्कत होती है। आज के इस इंटरव्यू में जो हमारे गेस्ट हैं वो आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपने नोट्स बनाए थे, कैसे आप आंसर राइटिंग करेंगे। तो उनकी कॉपी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो पूरा इंटरव्यू देखिए और आगे बढ़ने से पहले ऐसी इंटरव्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बहुत बहुत स्वागत है शताक्षी जी आपका माई टॉक शो पर। थैंक यू सो मच। मैम, अपना इंट्रोडक्शन से आप शुरुआत कीजिए अपने एजुकेशन के साथ। मेरा नाम शताक्षी शर्मा है और मैं ऋषिकेश उत्तराखंड से हूँ। मेरी स्कूलिंग, ग्रेजुएशन, जो भी बेसिक एजुकेशन है वो इसी शहर से हुई है। पोस्ट 21 मतलब कॉलेज के लास्ट ईयर से ही मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन साथ साथ प्रिपेयर कर दी थी। तो मैं पीसीएम से हूँ, तो मैंने बीएससी पीसीएम से किया है, फिर मैंने एमएससी फिजिक्स किया है। और ये पीसीएस 2024 का मेंस देने के बाद मेरा डीएलएड में नाम आ गया था। तो मैं अभी करंटली डाइट बड़कोट उत्तरकाशी से डीएलएड परस्यू कर रही थी, जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया था। आपने जैसा बताया कि आपने ग्रेजुएशन के साथ ही प्रिपरेशन शुरू कर दिया था, तो क्या मैम आपने यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी कि आप सीधा डायरेक्ट पीसीएस में एंटर आपने किया। मैंने यूपीएससी के लिए प्रिपेयर नहीं किया। मेरा मतलब जो मेन फोकस था स्टार्टिंग से वो उत्तराखंड पीसीएससी था, कि उत्तराखंड में प्रशासन में जाना है। तो मैंने यहीं के लिए प्रिपरेशन की थी, और मैंने जो बेसिक फाउंडेशन कोर्स किया था वो यहीं ऋषिकेश में सर शैलेश सेमवाल सर का। तो वहीं से मैंने बेसिक जो फाउंडेशन कोर्स प्रीलिम्स का वो मैंने वहीं से किया था। जी, आपको किसने इंस्पायर किया मैम सिविल सर्विसेज की ओर के लिए? क्या आप किसी को देख के इंस्पायर हुई, आपके अंदर से खुद से ये था कि मुझे सिविल सर्विसेज करना है? इंस्पिरेशन तो मतलब जो जॉब प्रोफाइल है वो तो मैंने ही चूज किया, क्योंकि मैंने अपने आसपास देखा हुआ है बहुत क्लोजली। कोई मेरा रिलेटिव या आसपास ऐसे तो नहीं है कि जो प्रशासन में हो, जिसको क्लोजली तैयारी करते हुए देखा हो, तो प्रोसेस पता हो। लेकिन ऐसे दूर दूर से तो आईएएस पीसीएस बाकी सारे यूट्यूब वगैरह से मैंने देखा हुआ है। तो वो जो उनका प्रेस्टीज है, जो वो सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं, जिस तरीके की पावर इस जॉब के साथ आती है, तो वो मुझे बहुत इंस्पायर करती थी कि हाँ मुझे प्रशासन में जाना है। साथ ही साथ दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट था कि मतलब मैं हमेशा से ये सोच रही थी कि मैं जैसे उत्तराखंड में पैदा हुई हूँ, तो मैं यहाँ के लिए मतलब काफी कुछ करूँ। तो मैं जब भी डाइट में भी रही, तो हमारे हर दिन, क्योंकि डीएलएड टीचर की ट्रेनिंग में हर दिन सुबह मॉर्निंग में प्रेयर की ट्रेनिंग होती है, तो वहां पे सामने उत्तराखंड का नक्शा बना है, उत्तराखंड शासन का। तो हर दिन जब भी हम वहां पे राष्ट्रगीत राष्ट्रगान कुछ गाते थे, तो मेरी नजर उस झंडे पे, मतलब उत्तराखंड शासन का जो मैप है उसी पे ही रहती थी, कि बस मतलब भगवान मेरे को इसी के लिए कुछ करना है, मेरे को ये मतलब मेरा एग्जाम निकाल देना, मुझे यहाँ की सेवा में भेज देना। तो मतलब स्टेट के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेशन, जुनून जुनून है यहाँ के लोगों के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी भाषा के लिए, कि मैं यहाँ के लिए कुछ कर पाऊं। और खास करके मतलब जितना मैंने पढ़ा और जितना नॉलेज मुझे अब तक मैंने गेन किया स्टेट के बारे में, तो मुझे ऐसा है कि मैं यहाँ के 3 ईज पे बहुत काम करूँ, 3 ई। वो मैंने अपने ऐसे पे और हर जगह मेंशन भी किया है, कि इंटरव्यू में भी किया था, एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन। तो मुझे लगता है ये तीनों ही फील्ड ऐसे हैं उत्तराखंड में जहाँ पे काम की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मतलब काफी कुछ हो भी रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, बट मुझे लगता है कि इसी क्रम में मैं अगर चाहूँ तो मतलब मेरा डेडिकेशन रहता था कि मैं इसके लिए काम करूँ। और दूसरा जो इंस्पिरेशन है वो मेरी मदर है, क्योंकि मेरी मम्मी को मैंने बचपन से बहुत ज्यादा सेल्फलेसली हार्डवर्क करते हुए देखा है। तो उनको देख के मैं हमेशा इंस्पायर होती थी कि
ये हमारे लिए इतना कुछ कर रही हैं, तो इनको एक होता है कि आप एक फाइनेंशियल, इमोशनल, हर तरीके का सपोर्ट अपने पेरेंट को देना चाहते हैं, जो आपके लिए सेल्फलेसली डेडिकेटेड है। तो बस उनके लिए ये था कि अच्छा कुछ अच्छा करके दिखाना है जिससे वो मेरे पे प्राउड फील करें। जी। तो बस मैम एक जी। बार आप व्यूवर्स के अंदर एक बहुत क्वेश्चन रहता है जो हमारे, क्योंकि हमारे व्यूवर्स है मोस्ट ऑफ द एक्सपीरियंस होते हैं, तो आपको इस जर्नी में सक्सेस के लिए कितना टाइम लगा, कब से आपने एक्चुअल प्रिपरेशन स्टार्ट करी? सर मैं यहीं पे एक मतलब रियलिटी चेक देना चाहूंगी कि एग्जाम बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। अभी जो हमें सक्सेस लाइमलाइट मिल रहा है वो बहुत मतलब अच्छा भी है, और जो एस्पिरेंट्स देख रहे होंगे तो ये बहुत मतलब ये बहुत ही ज्यादा लालच भरा भी लगता है कि अट्रैक्टिव होता है क्योंकि, और डिजरेबल भी है, गलत भी नहीं है इस चीज में। लेकिन इसके जी। पीछे की जो मेहनत है वो बहुत काफी लंबी है। बहुत सारे लोग बहुत लकी होते हैं कि मे बी वो फर्स्ट अटेम्प्ट दे और वो वहां पे क्लियर हो जाए। तो मेरी जर्नी तो 5 इयर्स की रही है, क्योंकि मैंने जो पीसीएस 2021 भरा था तो मैं 21 साल की थी, और ये पीसीएस 2024 जो मेरा फाइनल हुआ है तो अब मैं 26 साल की हो गई हूँ। तो मेरे पूरे पूरे जी। 5 साल इन्वेस्ट हुए हैं इसमें। तो एग्जाम अनप्रिडिक्टेबल है। यूपीएससी अगर मैराथन है तो ये मैराथन से भी बहुत लंबा है। तो यहाँ पे क्योंकि हर कोई जानता है कि रियलिटी है कि बहुत सारे कोर्ट केसेस, डीले, काफी कुछ इस एग्जाम में है, तो पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। पेशेंस के साथ साथ कंसिस्टेंसी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक मैं बोलूंगी कि फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर आप के साथ है फाइनेंशियल सपोर्ट तो अच्छा है, और अगर नहीं है तो खाली अगर आप इस एग्जाम में यूं ही उतर जाते हैं तो फिर एक अगर फेलियर्स हैं तो फेलियर्स के टाइम पे बहुत ट्रॉमेटाइजिंग होता है। तो जी। इसीलिए आप एक ऑल्टरनेटिव अपने साथ, जो भी एस्पिरेंट प्रिपेयर कर रहा है तो वो फुली इन्वॉल्व ना हो जाए इसमें, अपना एक ऑल्टरनेटिव भी साथ साथ रखे, जी। क्योंकि एट द मैम एंड लक भी एक फैक्टर रहता है, मैं ये मानती हूँ उससे। मैम जैसा आपने बताया कि आपकी जर्नी 5 ईयर की जर्नी रही है, और इंट्रोडक्शन में आपने ये बताया कि आप 2021 पीसीएस भी आपने अपीयर किया था, आपने मेंस लिखा था, होपफुली यस आपका सर। फाइनल सिलेक्शन उसमें नहीं हो पाया। तो उसके बीच यस में सर। आपने क्योंकि पीसीएस हमारे आगे पीसीएस था, अभी हाल ही में हमने देखा एक पीसीएस का मेंस हुआ है और आने वाला पीसीएस तैयार है, बट इससे यस सर। आपने आप कह सकते हैं कि आपको सेल्फ डाउट हुआ था कि मैं नहीं कर सकती, इसलिए आपने डीएलएड ज्वाइन करा, या आप प्लान बी लेकर साथ में चल रही थी? सर मैं सबको बोल रही हूँ एडिशनल सपोर्ट रखने को, पर मैंने कभी अपनी तैयारी के साथ नहीं रखा, क्योंकि मैं बहुत रिस्की नेचर वाली हूँ। तो मैंने डीएलएड ज्वाइन किया जब मैंने ये पीसीएस 2024 का मेंस दे दिया था। और जब मैंने जी। मेंस दिया तो एक होता है कि जब मैंने पीसीएस 2021 लिखा था तो मैंने एग्जाम देने के बाद मुझे रियलाइजेशन हुआ कि जितना मैक्सिमम मैं अपना पोटेंशियल दे सकती थी शायद उतना मैंने नहीं दिया, कुछ कमी पेशी रह गई है। लेकिन इस बार जब मैंने एग्जाम लिखा था फरवरी में, तो उस एग्जाम को देने के बाद मतलब मुझे ये था कि मैं जितना अपना मैक्सिमम पोटेंशियल दे सकती थी वो मैंने इस एग्जाम को दिया है। तो अब मैं अपना फाइनल दे चुकी हूँ। अब जो होगा वो मतलब वही कि कर्म करो और फिर भूल जाओ वाली चीज। तो मैं अपना बेस्ट दे चुकी थी, तो उसके बाद फिर क्योंकि मैंने घर में मैं रहूंगी, मैं रिजल्ट के होप में कि अब आएगा तब आएगा, उससे अच्छा मैंने बोला मैं डाइट में डीएलएड ज्वाइन कर लेती हूँ। एक ऑल्टरनेटिव भी हो जाएगा और साथ ही साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी कंटिन्यू इंसान का रहता है जब वो नई जगह ट्रेनिंग में जाता है। तो ये दो चीजों के कारण मैंने ज्वाइन कर लिया था। और जी। एक चीज और है कि मैं कंटिन्यू भी इसमें इसलिए रह पाई क्योंकि जैसे जितना मुझे आयोग पसंद है, शायद आयोग को भी मैं उतनी पसंद थी। आयोग ने भी 5 साल तक लूप में रखा कि मेरा एक जी। एग्जाम का मेंस अगर मैं आउट होती थी तो तब तक अगले का प्री निकल जाता था। तो जैसे मैं पीसीएस 2021 मेंस आउट हुई, मेरा आरओ निकल गया, तो समीक्षा अधिकारी मैं उसमें फाइनल तक गई। मैं फाइनल मेरिट से 1.5 मार्क्स से बाहर हुई थी, तो लास्ट ईयर ही। तो फिर उसके बाद फिर तब तक इस वाले पीसीएस का मैंने प्री हो गया था, फिर इसका मैंने मेंस दे दिया, तो फिर उसके बाद मैंने फिर तब डीएलएड ज्वाइन कर लिया था। आपने जैसे बताया कि आपने डीएलएड ज्वाइन किया था, आरओ में आपका नहीं हो पाया, लेकिन उस दौरान तो हमने, जैसा हमें टाइम टेबल पता है, तो मेंस जो है आपने यानी डाइट में अपने डीएलएड को प्रिपेयर करते अपने मेंस की प्रिपरेशन करी है, तो वो कितना डिफिकल्ट टाइम था आपका दोनों को बैलेंस करना, और वहां आपने कैसे प्रिपेयर किया? मैंने पीसीएस का मेंस दे दिया था, उसके बाद मैंने डाइट में डीएलएड ज्वाइन किया, पर मैंने वहां प्रिपरेशन की क्योंकि मेरा इस बार का लोअर मेंस भी क्लियर हुआ है। तो मैंने डाइट से एक तो इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन वहीं से करी अपर पीसीएस के लिए, और लोअर मेंस की भी मैंने प्रिपरेशन वहीं से की थी, और मेरा लोअर मेंस भी डाइट से ही क्लियर हुआ है। तो ये चीज बहुत सपोर्टिव थी। मैं यहाँ पे डाइट वर्कआउट को भी मेंशन करना चाहूंगी। वहां के जितने स्टाफ है, जितने भी टीचर थे, हेमू बिष्ट सर, सुबोध सर, जितने और टीका राम सर, जितने भी हैं, तो सभी काफी हेल्पफुल थे। वहां कभी भी ऐसा माहौल मतलब, क्योंकि वो लोग भी खुद गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करके लेक्चरर हैं वहां पे, तो वो लोग इस चीज की वैल्यू करते हैं और जानते हैं। तो वो लोग, ऐसा माहौल था कि अगर हम वहां
रहते तो वो हमें सपोर्ट करते थे कि आप लोगों का अगर एग्जाम निकला है तो आप पढ़ाई करें, तैयारी करें। खाली टाइम में वहाँ पे फ्री वाईफाई था, लाइब्रेरी थी, सोर्सेज अवेलेबल थे, तो वो फुल सपोर्ट करते थे। तो मैंने डाइट में भी रह के प्रिपेयर किया, लोअर मेंस के लिए भी, इंटरव्यू के लिए भी। और काफी लगता है कि बहुत सपोर्टिव माहौल मुझे वहां से मिला। एकेडमिक्स आपका कैसा था? आप 10th में आपके कैसे नंबर आए थे, 12th में कैसे आए थे, देन आप ग्रेजुएशन में कैसे नंबर आए थे? अकेडमिकली मैं फॉर्चुनेट रही हूँ। मेरे 10th में 2015 में मेरा 10th क्लियर हुआ था, तो मेरी उसमें 10 सीजीपीए थी, 95%। 12th में मैं स्कूल टॉप करा था मैंने ऋषिकेश में, भरत मंदिर पब्लिक स्कूल, मेरे 93.2% थे। ग्रेजुएशन मैंने पंडित ललित मोहन शर्मा पीजी कॉलेज ऋषिकेश से की है। उस टाइम मेरी ग्रेजुएशन में 80% थे अप्रोक्सीमेटली। तो अकेडमिकली मैं सही थी बचपन से, लेकिन मैं साइंस साइड से थी और मैं आर्ट साइड लेना चाहती थी। अब उसके पीछे बहुत सारे मल्टीपल रीजन है कि मैं स्कूल चेंज नहीं कर पाई। फिर एक बार आपने साइंस साइड ले ली, तो मैं घर में भी बड़ी थी, तो सबको लगा कि आप साइंस ही कंटिन्यू करो। उसके चलते मैंने बीएससी किया, मैंने एमएससी फिजिक्स भी कर ली, जो मुझे नहीं करनी थी। पर तो अब ये है कि मैं हाँ यहाँ से ये बोलना चाहूंगी कि अब जो भी नए पेरेंट्स हैं या बच्चे भी हैं, तो आप जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वो जो जॉब्स हैं उसकी डिमांड को देखते हुए ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन को परस्यू करें। जैसे मैं देखती हूँ कि बहुत सारी जॉब्स होती हैं, वहां पे एमएसडब्ल्यू या फिर मास्टर्स ऑफ सोशियोलॉजी मांगा रहता है। तो अगर इस तरीके की वो एडिशनल डिग्री, क्योंकि हमारा जो मेन एम है वो है जॉब के अंदर आना बेसिकली, तो उसके लिए हम अपने जितने ज्यादा ऑप्शंस अपने लिए इंसान खोल सकता है वो ज्यादा बेहतर है। ये बहुत सारी मैंने जॉब्स देखी हैं, मतलब पोस्ट देखी है, जिसमें एडिशनल क्वालिफिकेशन अलग अलग मांगी रहती है। हमको तो ये नॉलेज तब आई जब हमने फॉर्म भर दिया और उसके बाद अप्लाई कर दिया, फिर देखा कि अच्छा इसके लिए ये है, अच्छा उसके लिए मांगा गया है। तो मैं ऐसे क्लियरली मेंशन करती हूँ कि जैसे कि इन लोगों ने मास्टर्स नहीं करा है, या कोई अभी 12th के बाद ही आपकी वीडियो देख रहे हैं, बैचलर्स करने जा रहे हैं, तो वो उस तरीके की, क्योंकि जो तैयारी की पढ़ाई है वो तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन वो अगर उस तरीके के डिग्रीज को परस्यू करते हैं, जैसे वो एग्रीकल्चर में कर लें, या वो टूरिज्म में कुछ कर रहे हैं, वो मास कम्युनिकेशन में कर रहे हैं, वो सोशियोलॉजी में कर रहे हैं, तो इस तरीके की चीजें पीसीएस में बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि वो उनको एडिशनल एज देती है दूसरों के कंपैरिजन, तो वो उस जी, चीज पे फोकस कर सकते हैं। जैसा आपने बताया कि आपने फाउंडेशन कोर्स लिया था, लेकिन जैसा कि हमें पता है, चाहे आप कितनी बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ लो, जब तक आपका विल पावर और आपका अपना 100% आप ना दो तो सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आपने प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करी? और आपका पहले ये क्लियर कीजिएगा, मीडियम कौन सा था आपका? हिंदी मीडियम था या इंग्लिश मीडियम था? देन आप मुझे बताइए कि प्रीलिम्स के लिए आपने सब्जेक्ट वाइज, आप क्योंकि सिलेबस गो थ्रू, आप उसके गो थ्रू करेंगी तो ज्यादा बेटर रहेगा हमारे व्यूअर्स के लिए। मेरा मीडियम लिखने का इंग्लिश था। प्रीलिम्स की तैयारी वहां से करी, मेंस की मैंने खुद ही तैयारी की थी, और इंटरव्यू की भी मैंने खुद ही प्रिपरेशन करी है। मॉक इंटरव्यूज यहाँ वहां दिए, गाइडलाइन ली थोड़ी बहुत, लेकिन प्रिपरेशन खुद ही की थी। मेरे प्रीलिम्स बहुत अच्छे नहीं रहते थे, मतलब मैं क्वालिफाई मैंने सारे प्रीलिम्स किए, बट बहुत लोग बहुत इमेंस अच्छा करते हैं कि उनके ऑब्जेक्टिव अच्छे रहते हैं। तो लेकिन मुझे पता था कि मैं क्वालिफाई कर जाती हूँ, पर मेरा सब्जेक्टिव पार्ट बहुत अच्छा है, तो अगर मैं एग्जाम के अंदर चली जाऊंगी तो मैं मेंस में बहुत अच्छा स्कोर कर सकती हूँ, मैं अच्छा लिखती हूँ, तो वहां पे मुझे एज मिल जाएगा। तो मैं ये बोलूंगी प्रीलिम्स के लिए जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, पीवाईक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ उत्तराखंड के पीवाईक्यू नहीं, आप उत्तराखंड पीसीएस, उसमें लोअर अपर दोनों हैं, यूपी पीसीएस हो गए, और अगर वो कर सकते हैं, अगर ज्यादा वो यूपीएससी को भी साथ में अलाइन कर रहे हैं, तो वो उसके भी पीवाईक्यू सॉल्व करें। वरना वो उत्तराखंड पीसीएस और यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू तो कंबाइन करके जरूर सॉल्व करें। साथ ही साथ अलग अलग कोचिंग जो मॉक मॉक पीवाईक्यू निकालती है उनको देखें। और अगर मैं सिलेबस वाइज बात करूँ तो उत्तराखंड के लिए हर कोई परीक्षा वाणी बीएस नेगी पढ़ता है, बेसिक बुक्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स मुझे लगता है अगर आप इन दोनों में बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, क्योंकि बहुत सारी बुक्स को लेने की जरूरत नहीं है, इन्हीं का आप मल्टीपल रिवीजन करें। 4 बुक पढ़ने की जगह अगर आप परीक्षा वाणी और बीएससी की कोई 20 बार पढ़ लेंगे, तो बहुत कुछ आप वहां से अचीव कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण है, आप वहां से भी अपना बेसिक करंट पढ़ना शुरू कर सकते हैं। दूसरा, साथ ही साथ आपका विजन आईएएस है, इनसाइट्स आईएएस है, ये डेली के भी करंट अफेयर्स डालते हैं, साथ ही साथ ये मंथली पीडीएफ भी डालते हैं, आप उनके साथ भी जुड़े रह सकते हैं। मैं न्यूज़पेपर रीडर नहीं थी, लेकिन बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं, तो आप या तो न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं, या आप डेली के करंट अफेयर्स पढ़ लें जो आपको सुटेबल है। बाकी जो और सब्जेक्ट हैं, जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी है, मैंने बेयर एक्ट की बुक पढ़ी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो मैंने बेयर एक्ट पूरा पढ़ रखा है। पर लक्ष्मीकांत भी प्रीलिम्स के लिए मैं बोलूंगी सफिशियंट है। वो हिंदी मीडियम का है, तो परीक्षा वाणी की भी किताब आती है संविधान करके, तो वो बुक भी अच्छी है। हिस्ट्री के लिए मैंने मॉडर्न स्पेक्ट्रम पढ़ी थी, स्पेक्ट्रम के अलावा मैंने एनसीईआरटीज पढ़ रखी हैं, मैंने किरण पब्लिकेशन की हिस्ट्री की बुक भी पढ़ी हुई है। लेकिन सिमिलरली वही परीक्षा वाणी भी अपनी बुक्स निकालता है हिस्ट्री की, तो वो आप उनको भी रेफर कर सकते हैं।
ज्योग्राफी भी सिमिलर है। तो आप बुक्स आप कोई भी रखें प्रीलिम्स के लिए तो सोर्सेज लिमिटेड हो, लेकिन उनका रिवीजन बहुत ज्यादा बार जरूरी है। और रिवीजन के साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप साथ में PYQs रखें। तो जितने ज्यादा प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। करंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, बजट रहता है। अब जैसे सेंसस है, अभी तक फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली तो नहीं, पर सेंसस का डेटा चेंज नहीं हुआ है। तो हमने वो एक बार का डेटा पढ़ा हुआ है तो वही बार बार रिपीट होता है, तो वहां पे भी हमें एज मिल जाती है। अब नया आएगा तो वो अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके की कुछ जब आप बार बार पेपर देखते हैं तो हम देख लेते, मतलब एक पेपर बनाने का पैटर्न आपको दिमाग में समझ में आ जाता है कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सा पार्ट आयोग टच करता है, किधर से क्वेश्चन उठाता है। तो उससे फिर आप प्रीलिम्स को क्रैक कर सकते हैं। और मैं बोलूंगी जी मेरा ऑब्जेक्टिव बहुत स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए मैं शायद RO फाइनल आउट हुई हूँ। लेकिन जिन लोगों का ऑब्जेक्टिव बहुत स्ट्रांग है उनसे मैंने यही पूछा भी और सीखा भी है कि आप जितने ज्यादा PYQs सॉल्व करेंगे उतने ज्यादा आपके जो स्कोर है वो बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर आपका भी कोई सवाल रहता है, बहुत सारे जो हमारे पीसीएस टॉपर्स है वो आने वाले हैं, अगर आपका भी कोई सवाल रहता है तो आप नीचे हमें सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप या फेसबुक कहीं पर भी आप फॉलो कर सकते हैं और वहां पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। मैम, आज एक सवाल था मेरा, एक इंग्लिश मीडियम के कोई स्टूडेंट थे, तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि परीक्षा वाणी को हिंदी में कैसे, मतलब इंग्लिश में कैसे पढ़े। और जो आपने देखा गॉट होगा इट, गॉट इट। इस बार हमारे पीसीएस का पैटर्न जो है वो चेंज हो चुका है, क्योंकि जो पेपर 5 और 6 है उसमें हमारा कंप्लीट उत्तराखंड 200 नंबर का, यानी 400 नंबर का उत्तराखंड है। और जैसा कि हमें पता है, जो उत्तराखंड के सोर्सेज हैं वो इंग्लिश में, अगर हम हिमांशु कपड़िया सर की बुक को छोड़ दें तो इतने ज्यादा सोर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो आपने कैसे उन 400 यस नंबर यस, को पढ़ा और कैसे उनको आपने आंसर टैकल राइटिंग किया। करी, इस चीज को भी बताइएगा। मैं उत्तराखंड से ही शुरू करती हूँ फिर। उत्तराखंड की सर बुक्स बुक्स तो बहुत सारी राइटर्स की बहुत सारी बुक्स लिखी हुई है, लेकिन इंग्लिश मीडियम में यही प्रॉब्लम आती है कि सोर्सेज एग्जैक्टली ऐसे अरेंज्ड करके नहीं दे रखे हैं। तो इसमें सबसे पहले सर जो कोर सोल होगी वो है सिलेबस। हर किसी के पास प्रिंटेड सिलेबस हमेशा रहना चाहिए मेंस का। मेरे पास वो सिलेबस रहता था। उस सिलेबस को मैंने इतनी बार मल्टीपल बार देखकर पढ़ लिया था कि वो सिलेबस आप ये बोलो कि मुझे याद ही हो गया था कि क्या क्या पॉइंट सिलेबस में मेन है। तो उत्तराखंड जैसे हम GS पेपर 5 या GS पेपर 6 देखते हैं, आप उनके सारे सिलेबस को अपने पास रखें, उसके आप कीवर्ड्स देखें। फिर मैंने क्या किया था, जो मेरे लिए था कि मैंने अजय रावत सर की बुक पढ़ रखी है। उसके अलावा एक उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी BA सिलेबस चलाता है, BA BA में उनकी उत्तराखंड की बुक लगा रखी है। तो वो मैं बुक की फोटोज आपको सेंड कर दूंगी, तो बाद में आप मतलब शेयर भी कर सकते हैं। तो वो जो बुक है, उस बुक में उन्होंने पूरा जो हमारा GS पेपर 5 का सिलेबस है वो कवर कर रखा है। तो वो बुक है तो हिंदी में, पर मैंने वो बुक अच्छे से पढ़ी। साथ ही साथ मैंने परीक्षा वाणी और BS नेगी भी अच्छे से पढ़ रखी थी। BS नेगी का भी जो अपडेटेड वर्जन आया है वो भी मतलब पहले वाली बुक पतली थी, अब वाली बुक काफी अच्छी है। अजय रावत का ही जो मेन पॉइंट्स उस बुक के वो उन्होंने सारे इंक्लूड कर रखे हैं। तो मैंने तीनों बुक को अच्छे से पढ़ के अपने नोट्स खुद ही बना रखे थे इंग्लिश में। और मैं कोशिश करूंगी कि अगर मेरे पास टाइम हो सका तो मैं अपने नोट्स को अरेंज करके आपके थ्रू या किसी भी के थ्रू एस्पिरेंट्स तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी कि अब जो नए वाले पढ़ रहे हैं तो वो एक अरेंज्ड मैनर में उनको इंग्लिश के नोट्स अवेलेबल हो जाएं। तो सर मैंने यही कोशिश करी थी कि मेरे नोट से कोई भी पॉइंट छूटे नहीं, इसलिए मैंने 3-4 बुक्स को रेफर किया और अपने नोट्स उनके लिए खुद ही स्पेसिफिकली हर एक पार्ट के लिए जो भी सिलेबस का पार्ट था वो सब मैंने नोट्स बना रखे थे। तो मैंने कोई भी पार्ट छोड़ा हुआ नहीं था। ये था सर उत्तराखंड के लिए। बाकी जी। मैंने मैप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर रखी थी कि जैसे अगर उत्तराखंड में ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आते हैं या डिजास्टर के क्वेश्चन आते हैं, कहीं भी आते हैं, तो मैं उत्तराखंड का मैप बनाने से चूकू नहीं। मैं तुरंत वहां पे मैप में पॉइंट करके उन चीजों को बनाऊं। या फिर अगर उत्तराखंड के टेम्पल्स आते हैं या कुछ भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो मैं ऐसे छोटे डायग्राम्स को अपने उसमें हैंडी रखती थी कि मैं तुरंत अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं वहां पे उनको इंक्लूड करूंगी, जिससे मुझे औरों के कंपैरिजन में एज मिले। उनका कंसर्न ये रहता है, अगर आप नोट शेयर कर पाए तो हम भी अपने जो सोशल प्लेटफॉर्म है, चाहे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू प्रोवाइड करवा सकते हैं। बट मैम, मुझे ये जी जानना जी। है, जैसे अभी एक 12th पास एक स्टूडेंट है, उनका मैसेज आया था हमारे पास और बहुत फोर्सफुली उन्होंने ये चीज आप पूछने को कहा है पेरेंट्स से। वो जो है टोटली इंग्लिश मीडियम से हैं और वो ये चाहती है कि परीक्षा वाणी को मैं कैसे, मतलब इसका क्या अल्टरनेट हो सकता है और कैसे मैं इसे ट्रांसलेट करूं, तो आप जरा इस जी चीज को जी जी गाइड जी। तो मेरी नॉलेज में एग्जैक्टली ऑल्टरनेटिव तो अभी मुझे नहीं लगता मार्केट में कोई है। पर अब क्योंकि जो सोर्सेज अवेलेबल है उसी से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं वो ऐसे कॉन्फिडेंटली भरोसा तो नहीं दिला सकती, पर मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने नोट्स इस तरीके से अरेंज कर पाऊं कि मेंस में उनको हेल्प हो। लेकिन प्रीलिम्स के लिए भी परीक्षा वाणी तो इम्पोर्टेंट है। भले मैं भी इंग्लिश मीडियम से हूँ, बट बेसिक हिंदी जो भी हमने पढ़ी होती है उसके आप, क्योंकि परीक्षा वाणी
एक तरीके से बेस है उत्तराखंड को समझने का। आपको डीप नॉलेज नहीं होगा उत्तराखंड के बारे में, लेकिन उत्तराखंड का जो जो भी मेन मेन एस्पेक्ट्स है वो परीक्षा वाणी से कवर होते हैं। तो परीक्षा वाणी को एक गेट थ्रू की तरह पढ़ना बहुत जरूरी है। फिर परीक्षा वाणी के बाद आप बीएसटी की पढ़े, आप अजय रावत सर की बुक इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, बट वो एज अ बुक है, वो एक आप समझ रहे हैं एक प्रिपरेशन के लिए या सिविल सर्विसेज के एक मटेरियल की तरह नहीं है, वो जस्ट एक सोर्स बुक है। तो आप बुक को पढ़ सकते हैं। आपकी अगर आपने परीक्षा वाणी अच्छे से पढ़ रखी तो आपकी एक नॉलेज डेप्थ में हो जाएगी और ज्यादा डिटेल फॉर्म में। और दूसरा, अगर उनको जैसे और ज्यादा अपने नोट्स स्ट्रॉन्ग करने हैं, तो वही मैंने आपको कहा कि वो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में बीए का मटेरियल है आजकल सर ऑनलाइन है, एआई या जो भी वो सोर्स यूज करेंगे, जेमिनाई, चैट जीपीटी, उसके थ्रू वो उसको ट्रांसलेट करके या उस तरीके से। बट ज्यादा बेटर ये होता है कि आप अपने नोट्स पे खुद मेहनत करें, क्योंकि जीएस पेपर 5 और 6 है। जब आप एक एक टर्म कीवर्ड उठाएंगे, आप उस पे 3-4 बुक से पढ़ के आप अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे। अगर उनके पास, जैसे 12th वाले हैं या 12th अभी पास आउट किए, तो उनके पास टाइम है, मैं ये समझ रही हूँ, 2-3 साल का, तो वो अपने आप अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो वो बेहतर अच्छे से उसमें पकड़ बना पाएंगे। मैम एक और क्वेश्चन है मेरा। जैसा आपने बताया कि आपका इंग्लिश मीडियम था, क्या आपने जो पेपर 5 और 6 है वो भी इंग्लिश में ही, उसकी आंसर राइटिंग इंग्लिश में ही करी? और इंग्लिश में राइटिंग करी है तो क्या आप मतलब हिंदी, क्योंकि सोर्स ऑफ बुक आपने भी मुझे लगता है कि हिंदी पढ़ी है जैसा आप बता रही है, तो क्या आप यस ट्रांसलेट यस कर कर उन्हें आंसर्स को लिखती थी? मैंने सारे पेपर इंग्लिश में लिखे हैं, सिर्फ हिंदी के पेपर को छोड़ के, क्योंकि मेरी इंग्लिश की राइटिंग और स्पीड दोनों बहुत अच्छी है। तो वो मुझे वहां पे एज था, तो मैंने हिंदी फिर ऑप्ट ही नहीं करी। लेकिन जो मैंने करा, मैंने डायरेक्ट ट्रांसलेट नहीं करा, वो बहुत टाइम वेस्ट है। आपको इंग्लिश मीडियम से, तो मैं समझ रही हूँ उसकी इंग्लिश अच्छी होगी, तो आप चीजें पढ़ें, आप सिलेबस का वर्ड उठाएं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कुनिंद डायनेस्टी है, जी तो कुनिंद जी डायनेस्टी है, तो मैं समझती हूँ कि अगर आप कुनिंदों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपके पास उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनके समय पर अगर यदि कोई मंदिर बने हैं, या फिर उनका जो मतलब प्रशासन के अलावा जो उनकी राज व्यवस्था थी, या जितनी भी चीजें एस्पेक्ट उसमें 5-6 आते हैं, तो उन सारी चीजों को आप एक एक वर्ड करके, जो भी आप पढ़ते हैं उसमें मेन मेन पॉइंट्स बना के आप अपने पास नोट कर सकते हैं, हेडिंग हेडिंग। आपको ऐसे प्रॉपर सेंटेंसेस फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश अच्छी है तो बुक तो लिखनी नहीं है, अपने रिवीजन के लिए जा सकते हैं पेपर में, तो आप मेन मेन ऐसे हेडिंग बना के अपने पास रख सकते थे। तो मैंने भी, अगर आप मुझे 2 मिनट का टाइम दे तो मैं शो कर सकती हूँ बिल्कुल आपको। मैम, आप शो कर सकते तो जैसे ये है, अगर मैं आपको, आप बहुत क्लोज देख पाए, तो जैसे यहाँ पे है, ये है हैं। जी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पवार, अगर ये विजिबल हो रहा जी मैम, हो, पूरा विजिबल है। ये जी पवारों का एडमिनिस्ट्रेशन है जी। उसके बाद फिर आप ऐसे देखेंगे तो ये यहाँ पे उनके टाइम पे जो सोशल लाइफ हुआ करती थी, पवारों के टाइम पे सोशल लाइफ हुआ करती थी, जो उनका जी टैक्सेशन सिस्टम था। फिर उसके बाद उनके टाइम पे जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जी मैम। आप देखेंगे मैंने कोई सेंटेंस नहीं लिखे हुए हैं, पर मैंने क्या कर रखा है, पॉइंट पॉइंट वाइज जो भी मुझे इंपॉर्टेंट मटेरियल लगा कि मैं जब रिवीजन करूंगी, तो उन सबको मैंने यहाँ पे इस तरीके से अरेंज कर रखा था। तो की मैंने ऐसे पॉइंट। ही ये जितने भी, हाँ जी, की पॉइंट, तो जितने भी ये टॉपिक थे सिलेबस जीएस पेपर 5 में, उन सब के मेरे पास एक तरीके से नोट्स अवेलेबल थे। जैसे अगर हेडिंग थी एंशिएंट ट्राइब्स ऑफ उत्तराखंड, तो मैंने एंशिएंट ट्राइब्स ऑफ उत्तराखंड को अरेंज कर रखा है कि मैं सिलेबस देखूं तो मैं तुरंत रिवाइज कर पाऊं। अगर जैसे कुनिंद है, तो कुनिंद हेडिंग डाली, अब मैं दिखा पा रही हूँ अगर, फिर कुनिंद के जी बारे मैम। में पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो अरेंज कर दी। अगर सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड है, तो हेडिंग डाली, उनको उस तरीके से अरेंज कर दिया। तो मैंने 4-5, 3-4 बुक, क्योंकि मैं 2 पीसीएस भी दे चुकी थी, मतलब सेकंड पीसीएस था और उससे पहले एग्जाम दे चुकी थी, तो मैंने बुक्स अच्छे से पढ़ रखी थी। तो मैंने वही 3-4 बुक्स को रेफर किया और फिर अपने मैंने नोट्स प्रिपेयर करके साथ में रख दिए। जैसा मैं देख पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि आपका इस वीडियो को देख के बहुत से लोग अंदर से इंस्पायर होने वाले हैं पीसीएस बनने के लिए, और हमारे पास बहुत ज्यादा डिमांड आने वाली है कि प्लीज मैम के नोट्स अवेलेबल करवा दीजिए। तो आपसे रिक्वेस्ट ठीक है। रहेगी हमारे व्यूवर्स की तरफ से, हमारी तरफ से, कि जब भी आपको टाइम मिले तो जो हमारे एस्पिरेंट्स है, क्योंकि मैम आज की डेट में गाइडेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि मटेरियल, सोर्स ऑफ मटेरियल इतना ज्यादा है और उसको कंपाइल जी सर। करना, देन उसको पढ़ना, फिल्टर आउट करना बहुत टफ है। तो उस बीच अगर आप जैसे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं और जो इतना सोचते हैं मैम, क्योंकि हमने बहुत सारे इंटरव्यूज करे हैं, बहुत से लोग डिमांड करते हैं कि कॉपी की, तो बहुत लोग अवॉइड करते हैं। ये अपना एक पर्सनल रीजन हो सकता है कि अपनी कॉपी नहीं शेयर करनी है, नोट शेयर नहीं करने। बट आपने जिस तरीके से किया है, डेफिनेटली डेफिनेटली। आई एम श्योर कि मैम बहुत सारे पेरेंट्स को आपसे एक गाइडेंस मिलेगी और इंस्पिरेशन मिलेगी। एक और चीज मैम मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जब आपने उत्तराखंड 400 नंबर के उत्तराखंड में से कि कितना मतलब पोर्शन आपने कवर किया, कि यहाँ पर क्योंकि 400 नंबर उत्तराखंड बहुत ज्यादा है और सिलेबस हमारा बहुत वास्ट है, जी सर। तो इसमें कितना जी स्कोर एक सर। सेफ स्कोर कहा जा सकता है कि मैम इतना स्कोर अगर आप ले आए तो इसमें आपका सिलेक्शन का प्रोसेस जो है थोड़ा इजी हो जाएगा?
सर वैसे मैं ऐसे मानती हूँ कि हर एक भी एग्जाम में, सिर्फ उत्तराखंड नहीं, जीएस 5-6 नहीं, 1 2 3 4 5 6 से अगर आप उस एग्जाम को पेपर पूरा अटेम्प्ट करते हैं और एवरेज कंटेंट भी लिखते हैं, जो कि मैंने हिमांशु काफलटिया सर ने भी सिमिलरली बोला था अपनी वीडियो में, कि अगर आप एवरेज कंटेंट लिख, अगर आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आप ये माने कि हर पेपर में आपको 50% मार्क्स तो अचीव हो जाएंगे। तो अगर आप 100 नंबर भी हर पेपर में लगाते हैं, तो आपको 600 का स्कोर वहां से हो रहा है। फिर बाकी आप ऐसे हिंदी से अचीव करते हो और कुछ इंटरव्यू से, तो आप मेरिट लिस्ट पीडीएफ में तो आप इन्वॉल्व हो जाएंगे। जो आपके पोस्ट है वो फिर आप जो एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं उस पर वो करता है। तो सिमिलरली है, लेकिन जो उत्तराखंड के बच्चे हैं, खास करके जो उत्तराखंड को प्रिपेयर करते हैं या उत्तराखंड के एग्जाम देते हैं, उनके लिए मैं बोलूंगी पेपर बहुत एज का है। मुझे भी ऐसे ही लगा था, मेरे स्कोर नंबर मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, पर दोनों सब्जेक्ट में मेरे 100+ है, मुझे ऐसे ध्यान है। तो ये जीएस पेपर 5 और जीएस पेपर 6 में, तो ये यहाँ के बच्चों के लिए बहुत स्कोरिंग है, क्योंकि वो लोग उत्तराखंड रेगुलर उसमें प्रिपेयर कर रहे हैं, चीजों के वो टच में रहते हैं, किस अरेंज करना है, लिखना है, अगर वो अच्छा करते हैं तो। और जो बाहर के मतलब आउट ऑफ स्टेट के लोग जो उनके साथ compete कर रहे हैं, एटलीस्ट वो उनके ऊपर तो एज ले सकते हैं, या फिर जो जी यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हैं। मैम, एक बार हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे, पेपर 5 और 6 हमारा कंप्लीट हो चुका है, बट ऑन फिंगर टिप्स आप एक बार बुक के नाम गिना दीजिए और सोर्स के नाम बता दीजिए, ताकि रिवाइज हो जाए। कोई वीडियो देख रहा हो तो कौन कौन से सोर्स मेंस के लिए 5 और 6 पेपर 5 6 के लिए कौन सी बुक और कौन से सोर्स अवेलेबल होने चाहिए हमारे पास। सर आनी है, डीएस नेगी है, ये हार्डकोर 2 बुक है। साथ ही साथ अजय रावत सर की बुक जो पढ़ते हैं, अजय रावत सर की बुक ना भी पढ़े तो उसके मेन मेन पॉइंट्स अब बीएस नेगी के अपडेटेड वर्जन में है ऑलमोस्ट। उसके अलावा जो हिंदी मीडियम से उनके लिए बेनिफिट है, इंग्लिश मीडियम वाले उससे अपने नोट्स बना सकते हैं। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी है, उसमें जो बीए है, बीए में उत्तराखंड सब्जेक्ट उन्होंने लगा रखा है, उसकी बुक है, मुझे नंबर याद नहीं, 501 या 503 ऐसे करके, रेड कलर की बुक है, बहुत मोटी। तो वो बुक बहुत अच्छा सोर्स है पेपर 5 को कवर अप करने के लिए। जो पेपर 6 है उसमें अधिकतर ज्योग्राफी और इन सब की चीजें परीक्षा वाणी से कवर हो जाती है। उसके अलावा आपका जो करंट है, उत्तराखंड का करंट है, वो आपको कवर करना जरूरी है। उसके लिए आप एक तो ये ऑनलाइन व्हाट्सएप में सीएम, मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा, पर उनका हर महीने एक पीडीएफ आता है, जो जो भी स्टेट में चीजें हो रही हैं उसको लेके, वो वहां पे जी रेफर कर सकते हैं। या फिर जो स्टेट के पीसीएस, जैसे दृष्टि भी डालता है और सब भी डालते हैं, तो वो स्टेट पीसीएस मतलब स्टेट के जो करंट है उसको भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि वो इंक्लूड करने भी जरूरी है। स्टेट जी रिलेटेड करंट भी पेपर 5 6 में पूछा जाता है, तो ये सोर्सेज इनफ है। मैम, ऐसे राइटिंग के लिए अगर आप गाइड कर पाए कि ऐसे राइटिंग को कैसे बेटर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे एक ऐसी चीज है जहां पर आप बहुत ज्यादा स्कोर भी कर सकते हो और वहीं पर बहुत ज्यादा चांसेस होती हैं कि ऐसे अगर आपका अच्छा नहीं गया तो कहीं ना कहीं जो आपने बताया कि मेरिट में आप अप डाउन हो सकते हैं, तो उस चीज के लिए थोड़ा गाइड कर दीजिए प्लीज। उत्तराखंड में ये बेनिफिट है कि जो हमें ऐसे लिखने होते हैं उनकी ब्रॉड थीम्स दी रहती हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में 3 ऐसे लिखने होते हैं, तो उनमें ब्रॉड थीम्स रहती हैं, और आपको उन ब्रॉड थीम्स के अंदर ही प्रिपेयर करना होता है। तो जैसे मैं देखती थी कि एक ऐसे है, वो वुमेन के ऊपर आना ही आना है, अब वो वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड होता है, वुमेन के पॉलिटिकल इश्यूज या जो भी वो घूमता है। दूसरा मैं ऐसे देखती थी कि उत्तराखंड है तो यहाँ पे डिजास्टर से रिलेटेड ऐसे रहते ही रहते हैं। तो मैंने क्या कर रखा था कि जो मेन मेन टॉपिक थे इनके ऐसे ऐसे में, जैसे डिजास्टर आप फॉर एग्जांपल ले लो, तो डिजास्टर में जो भी मेन मेन डिजास्टर्स होते हैं, मे बी वो लैंडस्लाइड है, फॉरेस्ट फायर है, अर्थक्वेक है, फ्लैश फ्लड्स है, क्लाउड बर्स्ट है, हर ऐसे की मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रखी थी कि कैसे मैं उसमें, अगर ये ऐसे आएगा तो क्या मैं उसका इनिशिएट करूंगी, स्टार्टिंग इनिशियल लाइंस का डालूंगी, बीच में मेरा क्या डेटा होगा, मैं उसके किस तरीके से मैं एंडिंग करूंगी। तो जब मैंने मेजर मेजर थीम्स में ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रखा था, तो मैं उन्हीं को रिवीजन करती थी, कुछ करंट अफेयर्स का डेटा उनके साथ डालती थी, और फिर मेरा ऐसे प्रिपेयर हो जाता था। मैं ये भी आपको शो करती हूँ, मेरे पास है, जी और अगर मैं इसे शेयर कर पाई, क्योंकि मैंने आरओ में और एसपीसीएस दोनों में मैंने ऐसे के ही थे, और ये मुझे बहुत बेनिफिट हुआ था। तो मैंने ये सर जैसे यहाँ से है, ये है फॉरेस्ट फायर है, तो जैसे ये फॉरेस्ट फायर है, ये रहा, तो फॉरेस्ट फायर जी के अगर मैं कोई हेडिंग डालना चाहूंगी तो किस तरीके की मैं न्यूज यूज कर सकती हूँ। फिर फॉरेस्ट फायर की इन कॉजेज क्या हो गए, तो मैंने ये कॉजेज के यहाँ पे पॉइंट बना रखा है। फिर उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रह सकते हैं, फिर उसके मिटिगेशन की स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती हैं। तो ऐसे ही मैंने हर डिजास्टर को कवर कर रखा है कि लैंडस्लाइड है, लैंडस्लाइड के बाद फिर क्लाउड बर्स्ट है, अर्थक्वेक है। तो मतलब मेजर जो जो भी थीम्स हो सकती है डिजास्टर के अंदर,
उत्तराखंड को लेके या इंडिया को लेके ओवरऑल, तो मैंने वो कवर कर रखी थी, तो मुझे कभी भी डिजास्टर के ऐसे में कोई इशू नहीं हुआ। तो इस तरीके से कर सकते हैं कि आप थीम्स पहचाने, और वो पीवाईक्यू से थीम्स का आइडिया आता है। आप उत्तराखंड पीसीएस का पेपर उठाएं, यूपी पीसीएस का पेपर उठाएं, यूपी पीसीएस और उत्तराखंड पीसीएस के ऐसे के पेपर से हो जाएगा। आप वहां से थीम्स देखें, आपको आइडिया लग जाएगा, फिर आप उन थीम्स में ब्रेनस्टॉर्मिंग करके अपने पास रखें। आपको बड़े बड़े एसेज की प्रैक्टिस बाद में करनी है, बट हर एक कीवर्ड पे आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई रहनी चाहिए कि अगर इससे रिलेटेड ऐसे आएगा तो मैं क्या पॉइंट्स को इंक्लूड करूं। तो ऐसे आप कवर कर सकते हैं। ऐसे आपने बताया मैम। अब हम शुरुआत करेंगे पेपर 1 के साथ। पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में आप डीपली बुक लिस्ट के साथ शुरू कीजिएगा, और आपने कैसे उनकी प्रिपरेशन की ये भी हमारे व्यूवर्स को बताइएगा मैम। मैंने, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से थी, तो मैं उनके लिए ज्यादा फोकस करूंगी। वैसे उससे सिमिलर हिंदी पे भी अप्लाई होता है कि अब जो सिलेबस है यूकेपीएससी का, वो यूपीएससी के साथ अलाइन है। तो पुराना वाला ओल्ड फैशन था और ओल्ड पैटर्न था, अच्छा ये कि वो चेंज भी हो गया। तो जीएस 1 2 3 4 है, सिमिलर है, ऑलमोस्ट यूपीएससी के सिलेबस जैसे ही है। तो आप उसमें जो जीएस 1 है उसके लिए मैंने विजन आईएएस की बुकलेट्स को रेफर किया था। तो आप वही बुक्स रेफर कर सकते हैं। उसमें आप क्या, क्योंकि उसमें क्या है, वही सिमिलर चीज है कि आपको बुक्स नहीं पढ़नी पड़ेंगी, आपको नोट्स मटेरियल एक जगह ही कंपाइल होके मिल जाते हैं। तो जैसे जीएस 1 है, उसमें आपका हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री हो गई, साथ ही साथ सोसाइटी का उसमें एक पार्ट आता है। फिर आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी है, आपकी इंडियन ज्योग्राफी है। तो ये सब जो भी उसमें सिलेबस के पार्ट्स कवर होते हैं, वो आपको उसमें बुकलेट्स के फॉर्म में मिल जाते हैं, तो आप उनको वहीं से रिवाइज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी को थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो वो मॉडर्न के लिए, जैसे मैंने मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ी हुई है, तो वहां से कवर कर सकते हैं। बट मैं बोलूंगी वो टाइम टेकिंग है। अगर आपको एक साल के अंदर ही ऐसे प्रिपरेशन करके साइड करना है, आप यही कर सकते हैं कि आप उनकी जो विजन आईएएस है या दृष्टि है, जो भी है, उनकी बुकलेट्स आप रेफर कर लें। वो इंग्लिश मीडियम में भी रहती है और वो हिंदी में भी रहती है। मैंने एक चीज जो उसमें अलग हटके की थी, वो ये की थी कि जो आपकी बुकलेट्स है, क्योंकि जैसे मेरे पास 2023 की थी, तो मैं उनको करंट के साथ अपडेटेड करके रखती थी कि जैसे मैं कुछ भी करंट में पढ़ रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ये है सर, आपको यहाँ दिख रहा होगा, जैसे मैंने साइड में लिखे हुए हैं। तो जो भी कोई भी एक टर्म है, जैसे यहाँ पे कोई भी अगर स्कीम है किसी के बारे में है, वो ग्लोबलाइजेशन के बारे में है, तो ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड कुछ भी जो करंट में चल रहा है, वो मैंने साइड में लिख दिया। अगर ग्लोबलाइजेशन या किसी से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स लिखने हैं, तो मैं यहाँ, जैसे मैंने ऊपर लिखा हुआ है, अतिथि देवो भव, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो मैं उनको अपने पास चीजों को मेंशन करके रखती थी साथ साथ, कि जो भी चीजें हैं उनको मैं कहीं पे इंक्लूड कर पाऊंगी। अगर मैं, जैसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, उस पर अगर क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन के स्टार्टिंग या एंडिंग में मैं कोट जरूर मेंशन करूँ, तो उसको मैंने रखा हुआ था। ऐसी मेरी मतलब इकोनॉमी हो गई, या किसी भी जिस भी उसकी ये जीएस की बुक है, पीडीएफ वो है, बुकलेट है, उसको मैंने साइड में अपडेट कर रखा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो आंसर होना चाहिए वो प्योरली सिलेबस, मतलब ऐसा ना हो कि किताब से छपा हुआ हो। वो आपके जो भी आंसर होने चाहिए वो हमेशा करंट को जोड़ते हुए दिखने चाहिए। कि अगर आप किसी कोई भी आप इशू के ऊपर लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड लिख रहे हैं, आप एमएसपी के बारे में लिख रहे हैं, तो आप उसके बारे में बताएं। करंट के जो इश्यूज जो भी उसमें चल रहे हैं, उसको भी आप उसमें साथ साथ इंक्लूड करें। तो आपको अपने नोट्स को करंट के साथ भी अपडेट करना जरूरी है। ऐसी जीएस पेपर 2 है, वो और ज्यादा वास्ट है। मैंने सोचा था कि मेरे सब में सबसे कम नंबर पेपर 2 में ही आएंगे, पर सब में सबसे ज्यादा नंबर मेरे पेपर 2 में आए, पता नहीं कैसे। तो वो सिमिलर है कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ उसमें आपका जो पार्ट है सिलेबस का है, वो आपके लक्ष्मीकांत में कवर नहीं होता, क्योंकि उसमें जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, तो वो सब जो चीजें हैं उसके लिए वही, इसीलिए मैं बोल रही हूँ बुकलेट ज्यादा बेटर है, क्योंकि उन्होंने, विजन वालों ने वो सब कंपाइल करके अच्छे से कर रखा है। बस आपको क्या करना है कि आपको उनसे रिलेटेड जो करंट है उसको भी साथ साथ रखना है, कि आप उस सिलेबस के साथ आप उसको रिवाइज करें, और फिर आप वो पूरा ओवरऑल कवर कर लें। जैसे उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो सेम तो नहीं रहेगा, उसमें इंडिया अफगानिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया यूएसए, सबके रिलेशंस लिखे हुए हैं। तो वो बेसिक रिलेशंस है कि जब से मोस्टली जनरली जहां से देश आजाद होता है, पोस्ट 1947 जो भी कनेक्शन है वो रहते हैं उसमें। लेकिन अभी करंट में क्या चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल ईरान यूएस जो इशू चल रहा है, या इंडिया यूएस से जो बीच में इशू हुआ था H1B वीजा को लेकर, किसी भी चीज को लेके, तो वो मेरा साथ में साइड में अलाइन रहता था कि मैं पहले जो बेसिक है इन्फॉर्मेशन उसको पढूं, साथ ही साथ जो मेरे आंसर हैं वो हमेशा अपडेटेड रहे, तो मैं उनको साइड में मेंशन भी करके रखूं। ये पेपर 1 2 आपने बहुत अच्छे से बताया मैम। पेपर
3 के बारे में अगर हम डिस्कस करें, 3 और 4 के बारे में डिस्कस करें, तो उस चीज को भी आप थोड़ा सा इन डेप्थ, जैसे आपने इन दोनों पेपर्स को कवर किया है, उसे भी एक बार कवर कर दीजिए। सर जो जैसे पेपर 3 है, पेपर 3 उसमें साइंस एंड टेक का पार्ट आता है, कुछ पार्ट आपका एग्रीकल्चर का है, कुछ पार्ट आपका जैसे उसमें जो हमारा ये है डिजास्टर मैनेजमेंट है, ये सब चीजें भी उसमें इंक्लूड रहती हैं। तो वही सिमिलर है कि आप बुकलेट्स को रेफर करें, बुकलेट्स के साथ साथ उनको अपडेट करें और इसमें पीवाईक्यू को रेफर करें, क्योंकि मैंने देखे थे जो क्वेश्चंस रहते थे जैसे इकोनॉमी से या जो इकोनॉमी से क्वेश्चंस आते थे या जो एग्रीकल्चर से क्वेश्चंस आते थे, फॉर एग्जांपल जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है या जो आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड इशू है या फिर आपका एमएसपी से हो गया, जो की टर्म्स हैं जो उसमें सिलेबस में भी, या लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड इशू है, तो वो क्वेश्चंस वैसे के वैसे में आ रहे थे यूपी पीसीएस में भी, उत्तराखंड पीसीएस में भी। तो आप ये करें कि आप सेम सिलेबस उठाएं, सिलेबस के साथ साथ इन बुकलेट्स को रेफर करें, आप वहां से उसको रिवाइज करें और पीवाईक्यू के क्वेश्चन देखें कि कौन से वर्ड्स कीवर्ड्स बार बार आ रहे हैं, उस पर आप अपने आंसर्स को अच्छे से अपडेट करके रखें। जैसे पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, तो इसमें लेटेस्ट बहुत कुछ हुआ था, जैसे कि आपने देखा होगा कि उन्होंने वहां पे बैग सिस्टम जो है उसको चेंज कर दिया है, अब सारा कंप्यूटराइजेशन हो गया है, रेशन कार्ड भी अब उन्होंने आधार कार्ड की तरह अपडेट कर दिया है। तो बहुत सारी चीजें नई नई हुई हैं, तो आप अपने साथ अपडेटेड रखेंगे तो उसमें मेंशन करने में आसानी रहेगी। साथ ही साथ इसमें इकोनॉमी का पार्ट है, तो आपको बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, या फिर आपकी जो भी जो भी लेटेस्ट रिपोर्ट आती है, हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट है, तो वो डेटा भी आपके पास रहने चाहिए। अगर आप सेंसस का डेटा, क्योंकि वैसे तो वो डेटा पुराना है, बट फिर भी कंपैरिजन के लिए अगर आप मेंशन करना चाहते हैं तो वो डेटा आपके पास रहे, तो वो इकोनॉमी में मेंशन करने में काफी हेल्प करता है। जैसे जो और ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है या और जो है उसमें आप कमिटीज को रेफर कर सकते हैं, स्वामीनाथन कमेटी हो गई, शांता कुमार कमेटी हो गई, के संथानम कमेटी हो गई, तो वेरियस कमिटीज है, उन कमिटीज को आप मेंशन कर सकते हैं। आप बार ग्राफ्स का, डायग्राम्स का यूज कर सकते हैं, तो आप इनको मेंशन करें। हमें ये भूल गई, जीएस पेपर बने हैं जैसे, वहाँ पे ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है या डिजास्टर मैनेजमेंट है, तो वहाँ पे आप मैप्स का यूज कर सकते हैं। इंडिया का मैप वो सिमिलर है कि आपको कम से कम एटलीस्ट 30 सेकंड्स के अंदर इंडिया का मैप ड्रॉ करना आना चाहिए, उतनी आपकी प्रैक्टिस हो कि कहीं पे भी आपको कुछ रिप्रेजेंट करना है तो आप इजीली कर लें। वर्ल्ड मैप की आप प्रैक्टिस कर पाए और अच्छा है, बेहतर है, बट एटलीस्ट इंडिया और उत्तराखंड का मैप तो आप प्रैक्टिस करें कि इंडिया के मैप को आप पेपर 3 और पेपर 1 में बना पाए, और पेपर 2 में तो वो कहीं भी यूज हो सकता है, और उत्तराखंड के मैप को आप पेपर 5 और पेपर 6 में जहां भी यूज हो आप फटाफट उसको ड्रॉ कर लें। और ऐसे ही पेपर 4 है जो एथिक्स इंटेग्रिटी का पेपर है, तो उसमें जो पेपर आप सिमिलर सिलेबस के अनुसार उठाएं, उसमें जो आखिरी के 2 क्वेश्चन होते हैं वो केस स्टडी बेस्ड होते हैं, उसका आप एक पैटर्न रख लें, आप किस तरीके से आंसर लिखेंगे, क्योंकि वो जो क्वेश्चन है 60 पहले वो 16 मार्कर थे, अब जो वो लास्ट के उसमें 10 मार्क्स में आए थे, उन क्वेश्चन के लिखने का एक पैटर्न है, सबका अपना अपना पैटर्न होता है, तो दो या 3 क्वेश्चन आते हैं जो केस स्टडी की तरह आते हैं, वो जो भी पीवाईक्यू उठाएगा वो समझ जाएगा उस तरीके के क्वेश्चंस को, तो उनका आप अपना पैटर्न बना के रख ले कि आपको इनको ऐसे अटेम्प्ट करना है। एथिक्स में आप क्या कर सकते हैं, आप डायग्राम्स का बहुत यूज, फ्लो चार्ट बेसिकली, तो आप आंसर लिखते हुए फ्लो चार्ट्स का बहुत सारा यूज कर सकते हैं, तो फ्लो चार्ट की हेल्प से एथिक्स आप अच्छे से एक्सप्लेन करें। और एथिक्स में आप करंट एग्जांपल्स को बिल्कुल रेफर करेंगे, जैसे कि अजीत डोभाल सर हो गए, या फिर जैसे हल्द्वानी से जब अभी बनभूलपुरा का इंसिडेंट हुआ था, तो वहां पे जो मैम अपॉइंटेड थी डीएम, मैं उनका नाम भूल रही हूँ, शायद वंदना था या समथिंग, तो उनको मेंशन करें, या फिर और भी बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल्स रहते हैं जो एथिक्स के दौरान हम पढ़ते हैं, तो उन एग्जांपल्स को आप रखें, और जहां पे भी आपको यूज होता है तो आप उनको उतने ज्यादा आप मेंशन करें तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैम आपने इन डेप्थ में बहुत अच्छी सारी चीजें बता दी, एंड में हमारा एक हिंदी रह जाता है, हिंदी का पोर्शन आपने कैसे कवर किया? क्योंकि हिंदी कहीं ना कहीं अगर आप इंग्लिश में अच्छी कमांड है तो, क्योंकि जैसा हमें एक एवरेज मेंटेन करना होता है मेंस के हमारे जो 5-6 एग्जाम्स होते हैं, तो हिंदी को आपने कैसे कवर किया? और बीइंग इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट कितना डिफिकल्ट था आपके लिए प्रिपेयर करना? मेरी हिंदी बहुत अच्छी है सर तो ये है कि मेरे को इस चीज का एज था, मेरी मम्मी भी हिंदी संस्कृत की टीचर है क्योंकि, लेकिन इंग्लिश मीडियम के बच्चों को हिंदी में बहुत डिफिकल्टी होती है, ये बहुत रियलिटी है कि उनका स्कोर वहां अच्छा रहता है, लेकिन कुछ कुछ लोग मैंने देखा कि बहुत अच्छे स्कोर किया इसमें, इस वाले पीसीएस में, बट वो हिंदी के चक्कर में बाहर हुए हैं, मैंने सुना है। तो ये इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि सेम सर सिलेबस है, बहुत सारे लोग हरदेव बहारी सर की बुक को रेफर करते हैं, मैंने वो पूरी बुक तो नहीं पढ़ी पर वो बुक मेरे पास थी, और मैंने उसमें देखा था कि 2 क्वेश्चंस इस बुक के 5 मार्कर 10 मार्क्स डायरेक्ट पेपर में आ रखे थे। तो मैं ये कहूंगी कि अगर जो बच्चा प्रिपेयर करे तो वो हरदेव बहारी सर की बुक को रेफर करे, क्योंकि उस बुक से क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। अगर कोई जो हमारा आयोग है वो प्रीलिम्स का पेपर बना रहा है तो उसमें भी देखे गए हैं,
और मेंस में तो मैंने क्वेश्चन देखे थे। लेकिन उसके अलावा हम वही जो उसमें रिटन पार्ट है उस पर अच्छे से फोकस कर सकते हैं। जैसे उसमें 10 और 15 मार्क करके जो क्वेश्चंस आते हैं, पर्ण हो गया या फिर शासकीय पत्र पत्र होते हैं, विज्ञप्ति हो गई, तो इन सब के फॉर्मेट होते हैं बकायदा। तो आप उन फॉर्मेट को अपने पास अच्छे से नोट कर ले। कहीं कहीं से भी आप यूपी पीसीएस या उत्तराखंड पीसीएस के लिए जो बुक्स रहती हैं नाम के लिए, उनकी जो ऑथेंटिक बुक्स रहती है वहां से आप वो फॉर्मेट ले लें, क्योंकि फॉर्मेट गलत भी नहीं होना चाहिए। मैं क्या करती थी, अब जैसे विज्ञप्ति अधिसूचना आयोग कितना जारी करता है, सरकारी उसे कार्यालयों से जारी होते रहते हैं, तो मैं उनको रेफर करती थी जो लेटेस्ट जारी हो रहे हैं, और उस तरीके से फॉर्मेट को लिखने की कोशिश करती थी। तो वो आपके पास फॉर्मेट रहे, 13-15 तरीके के चीजें रहती हैं, वो उसमें सर्कुलर भी रहता है, तो ये सब रहता है, तो आप उनकी फॉर्मेट अपने पास प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वो आपके मार्क्स वहां से पक्के हो जाएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हमेशा से ही आते हैं, वो रिपीटिशन में रहते हैं, जो भी पीवाईक्यू उठाएगा उससे अंदाजा लग जाएगा। तो वहां से और सर हरदेव बारी सर की मैंने बुक बता दी। और जो व्याकरण है उस पे मैं बोलूंगी बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उतना उतना उसको मार्क्स नहीं दिए गए हैं जितने ज्यादा उसमें टॉपिक है। तो अगर कोई उसमें टाइम, मतलब बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ऊपर ऊपर मेन चीजें पढ़ ले, कुछ बहुत थोड़ा बहुत छूट भी जाएगा तो कोई नहीं, बट मेन पार्ट है आपका जो राइटिंग वाला पार्ट होता है, जो उसमें डिस्क्रिप्टिव लिखने वाला है, तो वहां पे आपके फॉर्मेट में और लिखने के तरीके में कमी नहीं होनी चाहिए। और जो जो उसमें हेडिंग रहते हैं, सर्वनाम या फिर आपके जो भी वर्ब है, एडवर्ब है, कि जो क्रिया हो गई, ये सब चीजें, तो उनके आपकी परिभाषाएं आपके पास रहनी चाहिए, उनके प्रकार, ये सब चीजें आपने मेन जो आपने लिख रखा है, उपसर्ग या प्रत्यय है, तो इन सबको आपने तैयार कर रखा हो। वो सिर्फ इतना है। बहुत डेप्थ में अगर आप चाह रहे हैं कि आप विलोम शब्द पर्यायवाची आप एक एक याद करने लगे, तो दैट वुड बी टाइम टेकिंग आई वुड से। बट उसके अलावा जो बेसिक मोटा मोटा जो मेन है सिलेबस और पीवाईक्यू को लेके, वो आप तैयार करें। आप हरदेव भारी सर की बुक रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा आप सरस्वती प्रकाशन की बुक आती है, वो व्याकरण के लिए काफी अच्छी बुक है, तो आप वहां से भी कवर कर सकते हैं। राइटिंग को आपको मेंटेन करने का जरूरी है। राइटिंग का मतलब लिखने के स्टाइल से नहीं है, बट इतना हो कि वो बहुत क्लियर हो, वो पढ़ने में अच्छा हो, और वो विजिबली दिखने में साफ सुथरा हो, तो आप अच्छा स्कोर करेंगे। कि जैसे मेंस के एग्जाम थे, तो मैं मतलब मेरे पास, मैं कोई मॉक दे नहीं पाई, क्योंकि उस टाइम मैं आरओ का मेंस दे रही थी, तो मैंने पीसीएस मेंस बैच ज्वाइन नहीं किया था। तो मैंने किसी और से तो अपने पेपर एनालाइज नहीं करवाए। पर जो भी बच्चे पेपर देंगे, तो मेंस में पेपर प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इस चीज पे मेंशन करना चाहूंगी। क्योंकि मेरा जो पिछला पीसीएस था 2021, वो इसीलिए ही नहीं निकला या क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि मेरे उसमें पेपर प्रैक्टिस सिलेबस पूरा पढ़ा हुआ था, पढ़ा बहुत अच्छे से था, लेकिन पेपर प्रैक्टिस उतनी नहीं थी जितनी डिमांडिंग होती है। क्योंकि वहां पे जब हम आंसर लिख रहे होते हैं पेपर में, तो मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन को करने के लिए बेयरली 7 या 8 मिनट होते हैं। उसी में आपको उस क्वेश्चन को समझना है, उसका आंसर को आपको स्ट्रक्चर करना है, आपको उसमें क्या की फैक्ट्स डालने हैं, आप डायग्राम बनाएंगे, वो सभी उसमें सोचना भी है और उसी टाइम उसे सॉल्व भी करना है। तो 7 मिनट के अंदर जो भी आपको ब्रेन करनी है, वो तभी पॉसिबल है जब आपने पहले से बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की हुई हो। तो मैं यहाँ पे ये मेंशन करूंगी कि मैंने मेंस के जो पेपर हैं, क्योंकि मैं कोई, जब तक मैं मॉक, तो अधिकतर कोचिंग के मॉक जो बैच है वो बंद हो चुके थे। लेकिन मेरे पास क्योंकि मेरे पेयर ग्रुप में साथ में बहुत सारे थे, तो उन्होंने मुझे पेपर शेयर कर दिए थे, तो मैं खुद ही पेपर करती थी और फिर उसको अपने आप सॉल्व करती थी। क्योंकि सिर्फ मॉक देना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पेपर को साथ साथ एनालाइज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप किसी कोचिंग का मॉक, तो वेरी वेल, क्योंकि वो आपको चेक करके देंगे। और अगर आप नहीं ज्वाइन करते, आप खुद से करते हैं, तो आप अपने जो आप लिख रहे हैं या जो भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं पेपर को, तो आप उसको खुद से आप एनालाइज करें। क्योंकि जब आप एनालाइज करेंगे, तो आप कमियां खामियां पहचान पाएंगे। भले वो बहुत टाइम टेकिंग है, 3 घंटे पेपर लिखना, उसके बाद 1 घंटे खुद अपना करना, बट वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। क्योंकि अगर आप गलतियां ढूंढ ही नहीं पाएंगे, तो फिर आप आगे नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से ये है कि अपने खुद से करे हुए पेपर्स को चेक करना बहुत जरूरी है। आईक्यूज करने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने मेंस के यूके पीसीएस के प्रीवियस पेपर्स, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने यूपी पीसीएस के पिछले 5 साल के पेपर सॉल्व, ऐसे यूपीएससी के भी 5 साल के पेपर, क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया था, तो यूके पीएससी के पेपर उतने इंपॉर्टेंट रहे नहीं थे। तो यूपी पीसीएस और यूपीएससी, क्योंकि जीएस 1 to 4 उसी सेम पैटर्न में थे, तो मैंने एटलीस्ट 50-60 पेपर्स लिखे।
और मैं ये मानती हूँ कि वही राइटिंग प्रैक्टिस ने मुझे बेनिफिट दिया है कि मेरे को ये रैंक। आपने मेंस के बारे में तो बहुत अच्छा बताया, बट एक जो हमारे कहीं ना कहीं बैकबोन रहती है हमारे सिलेक्शन की, वो इंटरव्यू रहती है। तो स्टार्ट करेंगे हम इंटरव्यू से। आपका इंटरव्यू कैसा रहा था, कितने नंबर आपको इंटरव्यू में मिले, और इंटरव्यू की भी क्या प्रिपरेशन की जाती है? क्योंकि इंटरव्यू को बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नॉलेज पेपर में बहुत अच्छा डिलीवर कर कर आते हैं, बट एट द एंड कहीं ना कहीं जो सिलेक्शन रुक, कहीं बहुत से लोगों का इंटरव्यू के कारण रुक जाता है, बहुत से लोगों का रैंक में बहुत ज्यादा वेरिएशन आ जाता है इंटरव्यू के कारण। आपके कितने नंबर आए थे, आपने कैसा प्रिपेयर किया, और कैसा इंटरव्यू के अंदर माहौल रहता है, कौन सा पैनल आपका था? क्योंकि वहाँ बोर्ड भी डिपेंड करता है कि किस बोर्ड में आप इंटरव्यू दे रहे हैं। तो उस बोर्ड के मेंबर्स कैसे थे, और क्या क्या सवाल आपसे पूछे गए, अगर आप रिकॉल कर पाए सवालों को, और उनका यहाँ पर सेम आंसर अगर दे पाए व्यूवर्स को, कि किस तरीके से आपने उन क्वेश्चंस को टैकल करा। मेरा जो इंटरव्यू में स्कोर था वो 150 में से 105 था। 105 नंबर मुझे इंटरव्यू में मिले हैं। और जो मेरा बोर्ड है वो नंदी राजू मैम का बोर्ड था। और बहुत ही कॉर्डियल बोर्ड था। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन पहले से नहीं ली, क्योंकि बहुत इंफॉर्मेशन अवेलेबल है टेलीग्राम पे हर जगह कि ये बोर्ड है, वो बोर्ड ऐसा है, वहां से ऐसे मार्क्स मिलते हैं, ऐसे मार्क्स मिलते हैं। और आप पहले ही बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन सोक इन कर लेंगे। लगता है कि जब हम पहले से ही कुछ थॉट प्रोसेस किसी के बारे में बना लेते हैं तो हम वैसे ही उसको रिएक्ट करते हैं, एटीट्यूड। तो मैं बहुत ही फ्री माइंड होके गई थी कि जो भी बोर्ड मेंबर मुझे या चेयरमैन से या जो भी मेंबर का बोर्ड मुझे मिलेगा, तो मैं उनसे वैसे डील करूंगी जैसे एज अ फर्स्ट टाइम हम किसी से डील करते हैं। प्रीवियस इंफॉर्मेशन मैंने कुछ नहीं ले रखी थी। तो मुझे जो आप कह रहे थे इंटरव्यू की तैयारी के बारे में, तो जो इंटरव्यू की तैयारी है वो, मेरा एक्सीडेंट हो गया था मेंस के बाद। तो मैं बेड रेस्ट पे थी 1 डेढ़ 2 महीना। तो उस टाइम पे मैंने तो घर से ही, बेड से ही, घर से भी क्या ही मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करी। बस एक अच्छी न्यूज एक्सीडेंट के बाद यही आई थी कि मेरा मेंस क्लियर हो गया है। तो वरना मैं दो हुई, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग भी छूट गई थी, मैंने अब टांग भी टूट गई है, ना मैं यहाँ की रही ना मैं वहां की। लेकिन ये अच्छा था कि मिल गया, तो मुझे लगा कि इट्स अ गुड साइन कि मैं भी यहाँ से प्रिपेयर कर सकती हूँ। तो इंटरव्यू में जो प्रिपेयर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिसे बोलते हैं कि सिविल सर्विसेज में एवरीथिंग अंडर द सन इज इम्पोर्टेंट। तो सूरज के नीचे जो भी है सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप सब कुछ कवर नहीं कर सकते, ये भी सच्चाई है। कुछ ना कुछ आपने, जितना आप 4 साल पढ़े, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होगी जो छूट जाएगी। तो यहाँ पे फैक्चुअल नॉलेज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लियर करके आए हैं। तो ये आपको ऑब्वियस हो जाता है कि सामने वाले को इतना इन्फॉर्मेशन है तभी यहाँ पे मैं मानती हूँ कि आपका जो माइंडसेट है, जो आपका थॉट प्रोसेस है, और कैसे आप सिचुएशन को डील करते हैं, आपके अंदर कितनी इंटेग्रिटी है, वो मैटर करती है। तो ये मैंने मतलब जाना भी और सीखा भी, क्योंकि जब मैंने इंटरव्यू दिया, तो क्योंकि मेरे जो इंटरव्यू था वो चेयरमैन जो सॉरी जो बोर्ड मेंबर थी नंदी राजू मैम, वहां से स्टार्ट हुआ था। उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछे। अब क्योंकि मुझे वहां वहां बहुत सारा चलने के लिए था, तो मुझे छोड़ने ही, तब मैं चल नहीं पाती थी, तो मुझे छोड़ने ही एक और वहां से बाहर से मेंबर जो वहां पे कर्मचारी हैं वो गए थे। तो उन्होंने कहा इस बारे में कि ये आपको ये कोई और असिस्ट कर रहे हैं, तो आपके पैर में क्या हुआ करके। तो मैंने उन्हें बताया कि मेरा ऐसे एक्सीडेंट हो गया था। तो फिर वहीं से क्वेश्चनिंग स्टार्ट हो गई थी कि अगर आप पहाड़ में होती, पहाड़ी इलाके में होती, तो आप किस प्रकार के तेल का प्रयोग करती कि आपके पैरों में जो ये दर्द है या जो चोट से जो भी पेन हो रहा है, तो उसको आप रिलीव करना चाहें। तो वहां से मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हो गया था। फिर वो वहां से उत्तराखंड रिलेटेड सिलेबस में आ गई थी। उन्होंने कुमाऊं परिषद, फिर उससे बहुत डिटेल में उन्होंने क्वेश्चंस पूछे। फिर उन्होंने वहां से पॉलिटी रेफर किया। फिर वो फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी, उसमें उत्तराखंड के इश्यूज पूछे। फिर वुमेन रिलेटेड इश्यूज पे मैम ने रेफर किया, वहां से क्वेश्चन। और मुझे ऐसे ध्यान है कि 15 मिनट तक मैंने शायद मैम से लगातार बात की, और कोई ऐसा क्वेश्चन रहा नहीं फॉर्चुनेटली कि जिसका मुझे आंसर नहीं आता था या मैं जिसे टैकल नहीं कर पाई। उसके बाद फिर सेकंड वहां पे जो सर थे, उन सर ने, अब मैंने औरों की ट्रांसक्रिप्ट पढ़ी थी, तो मैंने देखा था, और बहुतों ने मुझे मेंशन पे, उत्तराखंड में किसी को किसी की हॉबीज या कुछ चीज से इंटरेस्ट नहीं होता। इंटरव्यू बहुत ही वो फैक्चुअल होता है। बट मुझसे हॉबीज पूछी गई, और मेरी हॉबीज डांस करना है, रील्स बनाना है, खाना बनाना है, ये सब था। और मैंने बहुत ही ऑनेस्टली उनको, आई जस्ट लव डांसिंग, एंड बेसिकली जो उत्तराखंड कल्चर है मुझे बहुत पसंद है, उसको रिप्रेजेंट करना चीजें। तो उन्होंने मुझसे वेरियस डांस के बारे में पूछा, वेरियस डांस फॉर्म्स के बारे में पूछा, नाटी, तांदी, क्या, उन सब ने। और वो सब, अब
मैंने अब यही मैं चीजें मेंशन करना चाहूंगी कि आप उन्हीं चीजों को बेझिझक पे मेंशन करें जो आपने एक्चुअल में की है। अगर मुझे डांस के बारे में कोई नॉलेज नहीं है या मैंने कभी कोई डांस नहीं किया है, तो अगर मैं उसको मेंशन करूंगी तो वहां पे मेरी फिर इंटेग्रिटी दिखती है या ऑनेस्टी दिखती है कि सामने वाला कितना ऑनेस्ट है या नहीं है। तो आप अपनी हॉबीज और ये पहले से प्री इंफॉर्मेशन ना लेके जाए कि उत्तराखंड पूछते वो नहीं पूछते। मुझसे हॉबीज पूछी गई है, मुझसे खाने के बारे में पूछा गया, मुझसे पूछा, और 40 to 45 मिनट्स मेरा इंटरव्यू चला था। तो मुझसे ये सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे उन सर, उसके बाद वो सर ज्योग्राफी में आए। मुझे याद है अभी भी कि उन्होंने मुझसे पेरिनीनियल जो रिवर्स हैं उनके बारे में, फिर कौन सी रिवर एंटीसीडेंट होती है, इन सब के बारे में पूछा। फिर उसके बाद वो सर वहां से, मुझे ध्यान है, पॉलिटी पे आ गए। पॉलिटी के उन्होंने क्वेश्चंस पूछे। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कौन कौन सी बुक्स पढ़ चुकी हूँ, क्या मुझे पसंद है। फिर तीसरे मेंबर थे वो इंटरनेशनल रिलेशंस, आई थिंक उनका सब्जेक्ट रहा होगा। एक्सपर्ट ने मुझसे वहीं से क्वेश्चनिंग करी। उस टाइम पे यूएस ईरान इशू चल रहा था, तो उस इशू को रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन था। फिर इसराइल रिलेटेड, तो उनका पूरा इंटरनेशनल रिलेशंस था। वहां तक टचवुड कोई ऐसा क्वेश्चन। फिर जब ये 30 मिनट्स का इंटरव्यू हो गया, फिर वहां पे एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी थे, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरा बीएससी पीसीएम फिजिक्स एमएससी फिजिक्स था। तो उन्होंने मुझसे फिजिक्स से क्वेश्चनिंग, तो मैंने फिजिक्स के जितने क्वेश्चन थे, स्मॉल कैपिटल जी, देन फैराडे लॉ, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, वो सब, क्योंकि ये आपको नॉर्मल होता है, सब्जेक्ट है, उसको आप बेसिक पढ़ के जाए, आपको बहुत डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट जो बेसिक बेसिक टर्म्स है, अगर मैं एमएससी फिजिक्स से आ रही हूँ तो इतना मुझसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि फिजिक्स की जो बेसिक चीजें हैं, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, या आपका पोलराइजेशन, जो भी टर्म्स हैं बेसिक, तो मुझे उनसे नॉलेज हो। या फिर जो भी लेटेस्ट भी उसमें किसी को नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स के लिए, किस चीज के लिए मिला है, क्या मिला है, तो उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन हो, तो वो एक्सपेक्ट किया जाए। तो वही सेम चीज थी कि वो मैंने कवर कर रखा था। फिर उसके बाद सर वहां से, वो शायद फिजिक्स नहीं मैथ्स के एक्सपर्ट थे, वो मैथ्स में गए। उन्होंने मुझसे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन पूछने शुरू करे। 3 4 5 उन्होंने फॉर्मूले पूछे, वो मुझे क्वेश्चन भी याद नहीं थे, मैं सच बोलती हूँ। तो मैंने वहां पे सर से क्लियरली बोला, सर आई एम सॉरी, रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। तो मुझे, जब मैं बाहर आई, तो मुझे शायद लगा कि मे बी ये चीज मेरे लिए सेट हो जाए कि यहाँ पे मेरा स्कोर कम हो जाए। बट मुझे 105 नंबर मिले हैं, तो मुझे लगता है कि जो फैक्चुअल चीजें हैं वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती। बोर्ड मेंबर्स भी ये जानते हैं कि इन चीजों से बच्चों को नहीं है, तो वो मे बी प्रेशर के लिए, या सामने वाला कैसे प्रेशर डील कर रहा है, उन सब चीजों के लिए इस तरीके को आपसे पूछते हैं। लेकिन वो मैटर नहीं करता। अगर मुझे नहीं आते थे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, मैं भूल गई, सच में नहीं हूँ लंबे समय से, तो मैंने क्लियरली उनको रिस्पॉन्ड किया कि आई कैन नॉट रिकॉल सर। उसके अलावा जो क्वेश्चन मुझसे हिंदी में पूछे गए, उनका रिस्पॉन्ड मैंने हिंदी में किया। जहां वो मुझसे इंग्लिश में बात कर, स्पीकिंग वेरी क्लियरली इन इंग्लिश, तो ये मेरा एक अच्छा था कि मैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली दोनों लैंग्वेज साइमल्टेनियसली, इजिली मैं मैं ट्रांसक्रिप्ट हो पा रही थी दोनों में। और उसके अलावा एक पांचवें जो फिफ्थ मेंबर थे, वो उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछे पर्सनालिटी से रिलेटेड। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, कितने तरीके की पर्सनालिटी क्या होती है, स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, ये सब उन्होंने क्वेश्चन पूछे। फिर उन्होंने मुझसे एक बहुत ही अटपटा क्वेश्चन पूछा था, मैंने सभी सर को रेफर किया जिनकी गाइडेंस में मैं थी। उन्होंने मुझे कहा कि हम जितने लोग यहाँ हैं, आप हम सबके हाव भाव से बताएं कि आपके जवाब हमको कैसे पसंद आ रहे हैं, मतलब हमें क्या लग रहे हैं कि हम आपको पॉजिटिव ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी को। तो अब मुझे पहले तो लगा कि क्वेश्चन शायद टैकल नहीं करना चाहिए, तो मैं 2 सेकंड के लिए म्यूट हो गई, मैंने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। फिर उन्होंने मुझसे दोबारा बोला कि नहीं, पूछ रहे हैं आप, जवाब दीजिए। तो फिर मैंने वैसे नॉर्मल उसमें बोला कि मैंने उनसे बात करी 15 मिनट तक, मैं से, तो मैंने बोला ये सेटिस्फाइड है। जो इंटीग्रेशन वाले सर थे, वहां भी मैंने ऑनेस्टली कहा कि फिजिक्स के आंसर मैंने टैकल कर लिए थे, शायद मैंने मैथ्स के मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, तो मे बी सर थोड़ा डिससेटिस्फाइड हो इस चीज से। बाकी फिर मैंने उन मैम से पूछा, मैंने तो कंटिन्यू कर ही रही है, तो बस यहाँ पे। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे थे 3 4, कि आपको, अगर आपको यहाँ का एसडीएम बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे, या फिर अगर आपको सिचुएशन के, अगर आपको एमएनसी का हेड बनाते या ये बनाते तो आप क्या चूज करते, जो भी सिचुएशन रिलेटेड क्वेश्चन हो 3 4। तो प्रेशर चेक करने के लिए भी उन्होंने मुझे वो क्वेश्चन दिए, मैंने वो भी टैकल कर लिए थे। फिर आखिरी में उन्होंने पूछा था मुझे, लास्ट क्वेश्चन ये था कि वुमेन से रिलेटेड बहुत इश्यूज है, हर कोई वुमेन वुमेन करता है,
लेकिन मेन के लिए कोई क्वेश्चन नहीं है, नेशनल कमीशन फॉर मेन नहीं है, तो आपका इस पे क्या विचार है? तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे, मुझे अच्छे से याद है क्योंकि मुझे लगता है इंटरव्यू मेरा बहुत ही फेवरेट पार्ट रहा, इसलिए मैं अभी तक भी कुछ भूल नहीं पाई हूँ एक एक कॉन्वर्सेशन भी। जी मैम। 1 मिनट के लगभग ये इंटरव्यू चला था और मैंने सब कुछ अच्छे से टैकल किया था, सिर्फ इंटीग्रेशन की उन चीजों को फिर उन्होंने मुझे हैप्पी फेस बाहर भेज दिया था। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि 90 से 100 के बीच में शायद क्योंकि बहुत सारे ऑलरेडी जो अच्छे खासे मतलब कंपटीशन कट थ्रोट है, सब में खतरनाक है, तो नहीं मे बी होगा, बट 105 एक मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से ऊपर एक अच्छा स्कोर था। ये यही सीख है कि आपको अपना जो बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छे से कवर करने की जरूरत है, चाहे आपका स्कूलिंग का हो, आपकी ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, वो आपके पास आपके कवर में हो। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड करंट आपको, क्योंकि आपने एट द एंड सर्विस उत्तराखंड में देनी है, तो उत्तराखंड से रिलेटेड जो भी इश्यूज है आपकी उसमें कमांड, करंट पे आपकी कमांड होनी चाहिए, आपके आसपास क्या चल रहा है वो आपकी पकड़ होनी चाहिए। प्री और मेंस आ रहे तो मैं बोलती मानती हूँ कि फैक्चुअल नॉलेज आपके पास इंसान के पास अच्छा होता है। दूसरा, फैक्चुअल आप भूल भी जाएं, अगर आप प्रेशर डील नहीं कर पाते, फैक्चुअल आप भूल भी जाएं, तो जो आपकी सिचुएशन एनालिसिस है उस पे पकड़ अच्छी होनी है, कि फैक्चुअल में आपको कोई जज नहीं करता, बट अगर आप सिचुएशन पे आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो वो टफ है। और तीसरे इंपॉर्टेंट और लास्ट बात है कि इंटेग्रिटी इंसान के अंदर बहुत जरूरी है। अगर आपको आता है तो आप उसे एक्सेप्ट करें, और आपको नहीं आता तो आप उसको डिनाई कर दें ऑनेस्टली। तो वो चीज ये मैटर करती है कि सामने वाले का नहीं, वो सेकेंडरी है, लेकिन वो ऑनेस्ट है, वो इम्पोर्टेंट है। जिस तरीके से मैम आपने अपनी पूरी जर्नी शेयर करी है, मुझे नहीं लगता है कि अभी तक हमने इतने सारे इंटरव्यूज करे वहां पर इन डेप्थ हमें इतनी सारी चीजें जानने को मिली है। और होपफुली, क्योंकि जो एस्पिरेंट्स हैं वो सेल्फ डाउट में रहते हैं कि यार कोई हमारे बीच का अगर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं इस तरीके से बताऊंगा। मुझे ऐसा लगा है कि आपने पहले से एक होता है ना, मैनिफेस्ट किया हुआ था कि मैं जब सिलेक्ट हो जाऊंगी तो मैं इसी तरीके से बताऊंगी कि जब मैं आज प्रिपरेशन करी तो मेरी क्वेरीज क्या रहेंगी। उस तरीके से आपने हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया है। जी, तो बिफोर डेफिनेटली। जी, इंटरव्यू को कंपाइल करने से पहले मैम दो चार चीजें शॉर्ट में हम आपसे पूछेंगे और देन हम इंटरव्यू को सब कंपाइल करेंगे। मैम, आपने एक जिक्र किया कि आपकी हॉबी है रील बनाना, इंस्टाग्राम चलाना, तो एक हमारे व्यूअर्स हैं उनका क्वेश्चन था, सोशल मीडिया को कितना टाइम दे, क्या सोशल मीडिया छोड़ दें? मैं ये अभी भी, और मैंने बहुत इंटरव्यू में मेंशन कर दिया है कि ये जो वर्ल्ड है दैट इज फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। पहले ये सारी जो चीजें थी, डेटा इज द न्यू ऑयल, वही सेम है कि इतना अबंडेंस में इंफॉर्मेशन डेटा अवेलेबल है, हर कोई डिस्ट्रैक्टेड है। आप हर दूसरे बंदे को देखो, वो अपना काम छोड़ के किसी ना किसी एक्स्ट्रा चीज में इन्वॉल्व है, मे बी रील स्क्रॉल करना चीज। तो इन लोगों के बीच में से अगर कोई थोड़ा भी अपने माइंड को कंट्रोल करना जानता है, अगर वो अपने माइंड को करना जानता है, तो कंपटीशन कट थ्रोट है, एग्जाम अनप्रिडिक्टेबल है, फिर भी इतने डिस्ट्रैक्टेड लोगों के बीच में से पेपर निकालना बहुत है, क्योंकि अब मैं देखती हूँ जो और नई जनरेशन आ रही है दैट इज इवन मोर डिस्ट्रैक्टेड। तो लेकिन यहाँ पे आपका स्विच ऑफ मोड बहुत काम करता है। जैसे मुझे बहुत ज्यादा मेरा रील्स बनाना या डांस करना, कुकिंग, फैशन, मैं सब कुछ करती हूँ। मैंने कभी अपनी पर्सनालिटी को भी चेंज नहीं किया, कि क्योंकि बहुत सारे लोग स्टूडियस होते हैं तो उनकी एक पर्सनालिटी होती है, और हर एक बच्चा अपनी हॉबी चीजों को छोड़ देता है ये दिखाने के लिए कि अगर वो पढ़ाकू है तो वो उसी तरीके का रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। जो आपका ये सारी चीजें हैं, मेरा ये फन टाइम है, दैट इज जस्ट अ हॉबी, टाइम पास आप उसे बोल लें, वो कभी भी आपके एम के बीच में आ सकती है। अगर मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, मुझे प्रशासन में जाना है, मुझे के लिए सेवा देनी है, दैट इज माई वन फर्स्ट एंड लास्ट एम, तो वो मेरा फोकस है। अगर वो फायर आपकी बहुत, आपके डिजायर बहुत स्ट्रांग है, आप अपने पेरेंट्स को बहुत हार्ड वर्क करते हुए देखते हैं, और आपको लगता है कि आज नहीं तो कल इनको हमको सफलता देनी है, इनको हमको सुकून देना है, और सफलता हमें स्वयं प्राप्त करनी है, तो आप अपने आप को वहां से हटा पाएंगे। आप जैसे अगर कोई मेरा इंस्टाग्राम भी स्क्रॉल करेगा, तो एग्जाम रहता था, मैं वहां से एकदम गायब रहती थी 5-6 महीने, पता ही नहीं है इंसान है यहाँ। उसके बाद जब आई तो फिर से एक्टिव हो गए। तो मेरा एक स्विच ऑन स्विच ऑफ मोड अच्छा है, तो मैंने इस पे कंट्रोल कर लिया। अगर किसी का मूड अच्छा तो वो वहां से बिल्कुल हट जाए। और डिस्ट्रैक्शन सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है, मे बी अगर किसी का फैमिली इशू है या और लाइफ में अलग अलग तरीके के होते हैं, तो वहां से अगर आपको बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करना है तो आप वहां से अपनी डिस्टेंस बना लीजिए, क्योंकि जो आपका एम है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, उसको अचीव करने का टारगेट अच्छा है। तो ये बाकी सारी चीजें सेकेंडरी, और इनका होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप लगातार पढ़ रहे हैं तो उसके बीच में से आपको स्ट्रेस रिलीज करने के लिए हर किसी का अपना अपना
तरीका होता है, कोई बैडमिंटन खेलता है, कोई चेस खेलता है, कोई कुछ भी करता है, तो स्ट्रेस रिलीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये है जी कि आपको एक इक्विलिब्रियम है दोनों चीजों में, और जी। छोड़ने की जरूरत कुछ नहीं है, क्योंकि छोड़ किसी चीज को अवॉइड करना कोई सोल्यूशन नहीं है। आप बैलेंस बनाना उसमें सीख जाए, दैट इज द विन। एक क्वेश्चन और है मैम आपसे, जैसा कि आपने दोनों पीसीएस दिए हैं, 2021 का भी दिया है, 24 का भी दिया है, और दोनों का सिलेबस जो आपने बताया, आपने शायद इसका आंसर पहले ही दे दिया था, बट आप आप देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या पहले बेटर था या अब बेटर हो चुका है? कब ज्यादा अपॉर्चुनिटी हमारे पास है? कि मतलब अब तो पीछे का तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, बट काफी लोग का क्या है कि जो प्रिपरेशन लंबे समय से कर रहे थे, तो उनको ऐसा लगता है कि जो हमारे ओल्ड एस्पिरेंट्स हैं, तो उनका ये कहना है यार पहला पैटर्न हमारे लिए ठीक था, अब जो पैटर्न आया इस पर हमारा नहीं हो पा रहा है, हमने पहले के हिसाब से प्रिपरेशन करी थी, तो उनको थोड़ा सा गाइड कर दें। तो जो पहले वाला पेपर था, मैंने ये कहा, पहले का पैटर्न बहुत ओल्ड फैशन था, वो पैटर्न कहीं से भी अलाइन नहीं करता था। अब जो नया वाला पैटर्न है वो यूपीएससी के साथ अलाइन करता है, सिमिलरली यूपीपीसीएस के साथ भी अलाइन करता है। तो इस तरीके के एग्जाम पैटर्न बहुत अच्छा, एक की इनिशिएटिव भी आयोग का, और अच्छा किया उन्होंने ये लाया, क्योंकि और एग्जाम्स के साथ अलाइन कर रहे हैं। तो आप जब आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप सिर्फ एक उत्तराखंड पीसीएस को लेकर तैयारी नहीं कर रहे हैं, वही सेम उन्होंने लोअर पीसीएस का सिलेबस भी कर दिया है। तो वहां से अगर आप इस तरीके के पेपर की तैयारी करते हैं, तो आपका उत्तराखंड अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, यूपी पीसीएस और यूपीएससी, चारों तरीके के एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये ज्यादा मल्टी डायमेंशनल है, तो ये बेहतर है। पिछला वाला बहुत फैक्चुअल था, उसमें मैथ्स इन्वॉल्व थी, मैथ्स में यहाँ पे स्टेप मार्किंग नहीं होती थी। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन सही है तो वो एकदम सही है, और अगर गलत है तो वो पूरा गलत हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में, और एक मोनोटनी थी, वही आपका पैटर्न था, ओल्ड पैटर्न था, करंट उसमें इन्वॉल्व नहीं था। तो ये वाला मेरे को लगता है कि इस बार का जो पैटर्न है वो अच्छा है, और वो मल्टीपल एग्जाम्स के साथ अलाइन करता है, तो वो बदले ज्यादा स्कोप और ऑप्शंस खोलता है। मैम एक लास्ट मैसेज हमारे जो अपकमिंग एस्पिरेंट्स हैं, या जिनका इस बार नहीं हो पाया, साथ आपके साथ भी बहुत से लोग होंगे, या फिर जो नए एस्पिरेंट्स हमारे आपकी वीडियो को देखने के बाद प्रिपरेशन करेंगे, चाहे वो ग्रेजुएट कर चुके हों या अंडर ग्रेजुएशन हो, उनके लिए डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मैम का क्या एक मैसेज रहेगा? मैं यही बोलूंगी कि कंसिस्टेंसी इज द की। आपका अपनी डिजायर को ऑफ ना होने दे, आपकी डिजायर इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि कोई भी चीज उसको फ्यूज ऑफ ना कर पाए, उसको बंद ना कर पाए। अगर वो बहुत स्ट्रांग रहेगी तो आप लगातार कंसिस्टेंट रहेंगे, तो एग्जाम आज नहीं तो कल क्लियर हो जाएगा। सिलेबस को अपनी आत्मा बना ले, सिलेबस को पी लें, मतलब सिलेबस का एक एक वर्ड नहीं रटना है, बट जो सिलेबस में कंटेंट है उसको आप अच्छे से करें, पीवाईक्यू करें, मेंस की पेपर प्रैक्टिस लगातार करें। तो वही भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, बाहर ऊपर नीचे के रैंक है, दैट इज इंटरव्यू, लक बेस्ड, ये सब पीडीएफ, सॉरी, जो आपका फाइनल सिलेक्शन की जो पोस्ट होती है, उनमें आपका नाम कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाएगा। जस्ट बी कंसिस्टेंट। थैंक यू सो मच डिप्टी सुपरिटेंडेंट सताक्षी मैम, आपके समय के लिए। आपने माई टॉक शो को अपना इम्पोर्टेंट टाइम दिया, थैंक यू सो इतनी मच सर। लेट नाइट हमें इंटरव्यू के लिए आपने समय दिया, इसके लिए हम और हमारे व्यूअर्स आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और बेस्ट ऑफ लक आपको एक नई जर्नी के लिए। यूं ही आप आगे भी हमारे उत्तराखंड के जो एस्पिरेंट्स है या फिर लोग हैं, उन्हें इंस्पायर करते रहे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच।